सभी साथियों को नमस्ते। नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो आप देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से समाज का और शिक्षक का इस व्यवस्था से कई जगह बहुत अच्छा लगाव हो रहा है, कई जगह इस लगाव के अंदर बहुत सारे बिखराव भी हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम बात करना चाहेंगे। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए साथी दिनेश कुमार जी अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और हमारे बीच में शिक्षाविद डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इनको हमने विशेष इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया है ताकि इनके अनुभव ये बहुत लंबे समय तक शिक्षा के अंदर अनेक पदों पे रहे हैं। प्राध्यापक हिंदी के पद पर, उसके बाद में लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में प्रधानाचार्य के पद पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हम इस कार्यक्रम में इनका स्वागत, अभिनंदन, और इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो भी पुराने दौर में और वर्तमान दौर के अंदर शिक्षा के अंदर जो बदलाव आए हैं और इन्होंने उन बदलावों के अंदर जो चीज़ें महसूस की हैं उनके ऊपर सारी चीज़ें बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि साथी दिनेश कुमार जी जो भी सवाल हैं इनसे जुड़े हुए वो चर्चा के अंदर रखें, और आपके भी कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम उनके ऊपर भी कोई सुझाव जो है अलग से वीडियो बना के डाल दें। हाँ, अलग से वीडियो बना के डालते रहेंगे। तो सभी का नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षक दिवस के संदर्भ में कि शिक्षक की क्या मर्यादाएं हैं, उनके ऊपर क्या उनमें बदलाव हुए हैं समय के साथ, कैसे वो गुरु से शिक्षक हो गए हैं, टीचर हो गए हैं, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से कि वर्तमान शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है जिससे कि बच्चे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। देखिए दिनेश कुमार, आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया है कि वर्तमान में शिक्षक शिक्षा जगत में उसकी भूमिका और बच्चों के बहुमुखी जो प्रतिभा है उसको निखारने में और उनके चरित्र निर्माण में उसकी भूमिका, और उसके साथ ही यदि इसी अध्यापक के पहले के अध्यापक और अब के, उस पहले के अध्यापकों में अपन लगभग 2000 के बाद के अध्यापकों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान संप्रति में जो अध्यापक हैं उनकी पद्धति और उनके शिक्षण और वहाँ जो अंतर आया है और उस अंतर में जो युग सापेक्षता के कारण आया है या अन्य कारण भी हो सकते हैं। बहुत बड़े कारण होते हैं परिवर्तन के। ज़माना जो परिवर्तित होता है उसका कोई एक कारण नहीं होता है। तो आपने जो एक प्रश्न उठाया है, पहला प्रश्न, वर्तमान शिक्षण में, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्या भूमिका? देखिए, शिक्षक की भूमिका तो चाहे वर्तमान ज़माना हो चाहे पहले का ज़माना हो, शिक्षक की भूमिका तो शिक्षण में सदैव महनीय रही है। हाँ, ये अवश्य है कि ज़माने के अनुसार वह उन ज़माने के तथ्यों को, ज़माने की सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए यदि शिक्षण करवाता है बालकों का, तो उनकी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं वो बाहर निकल के और युग सापेक्ष हो जाती हैं और उस युग की समस्याओं को बालक फेस करने के लिए या मुकाबला करने के लिए बड़ा सक्षम सिद्ध होता है और अच्छे नागरिक के रूप में वह एक अच्छा व्यक्ति बनता है। आज के आपने जो भूमिका बताई है शिक्षक की भूमिका, वह आज के शिक्षण में युक्त है और आज की जो
विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो एक उन्नति हुई है उसके अनुसार आज शिक्षक शिक्षण करवा रहे हैं, यहाँ तक संतुष्टि है। सही सही। दिनेश जी, एक सवाल मैं मेरी तरफ से रखना चाहूँगा कि जो आज के समय में शिक्षक हैं और जो सर जिस समय शिक्षण का काम करवाते थे, उन दोनों दौरों के शिक्षकों में क्या अंतर आपको लगता है कि उस दौर के अंदर शिक्षक के अंदर कुछ अलग ऊर्जा थी, वो समाज से ज़्यादा जुड़ पाते थे, या आज के ज़्यादा जुड़ पाते हैं? आज के शिक्षक और उस दौर के शिक्षकों के अंदर आप क्या एक मौलिक अंतर देखते हैं जो आपने अनुभव किया है, तो वो सभी दर्शकों को बताना चाहें आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी कि जो हमारे टाइम में मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो 13 फरवरी सन 1985 में 3rd ग्रेड टीचर के पद के ऊपर मैं, नहीं, वो टीचर तो टीचर ही होता है, उसमें ग्रेड तो क्या है। हाँ, अध्यापक तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। अब देखिए, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी कि क्या उस टाइम का अध्यापक और आज का अध्यापक उनकी मनोवृत्ति में, उनके शिक्षण कार्य में और उनकी मनोवांछा में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? देखा जाए तो विशेष अंतर नहीं पड़ा है। ये जमाने की उद्भावनाएं हैं। जैसे उस टाइम के जो अध्यापक होते थे उनको सामाजिक सरोकारों से वो ज़्यादा इसलिए भी जुड़ते थे कि आज का जो एक डिजिटल इंडिया के रूप में भारत का जो विकास हुआ है, वहाँ न तो मोबाइल था, कहीं मोबाइल या फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं थे, तो वहाँ वह उसमें जो सामाजिकता थी वह स्वतः ही स्फूर्त होती थी। नहीं सर, एक बात है, जैसे कि मैं पढ़ता था तो शिक्षक जब गांव के गलियों से भी गुजरता था तो बच्चे छुप जाते थे। लेकिन आज वैसा नहीं करते थे, अलग वो सम्मान था। वो पता नहीं वो सम्मान था या उनमें एक बिल्कुल पवन कुमार, वो मेरी दृष्टि में सम्मान कम, भय अधिक था। और ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाया आपने। यदि शिक्षण में वो उस टाइम में ऐसी बात नहीं है कि वो सभी बहादुर थे, उनमें कुछ विद्यार्थी श्रद्धा और एक कि गुरुजन आ रहे हैं तो उसके कारण भी वो अलग विलग हो जाया करते थे। लेकिन जो मूल कारण मैं मान रहा हूँ, और वो आज इसीलिए उस मूल कारण के चलते हुए आज का जो शिक्षण है मैं उसको मूल्यपरक मानता हूँ। यानी आज का शिक्षण मूल्यपरक है, क्योंकि आज बालक में भय नहीं भरा जाता है। आज गुरुजनों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण काल में भी उन्हें बालक का जो एक मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान में झांक कर उसके व्यक्तित्व विकास की बातें होती हैं, न कि उसे बहादुर करने की बातें। और शारीरिक दंड तो प्राय आप देखते हो कि बंद हो चुका है। और मैं इस प्रश्न के ऊपर एक अपनी मौलिक उद्भावना व्यक्त कर दूं। ये दिनेश, यदि हमें इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बनाना है तो शिक्षण में से भय को दूर करना होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल। और भय नाम का जो भाव है वह बालक के व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देता है, कभी नहीं होने देगा। क्योंकि यदि हम बहादुर करके उसे शिक्षण देना चाहेंगे, वह शिक्षण आत्मोत्थान वाला नहीं होगा, वह शिक्षण आत्मोत्सर्ग वाला नहीं होगा। एक बार के लिए सूचनाओं को अधिग्रहण कर सकता है, रट सकता है बालक, लेकिन भय से भरा हुआ शिक्षण कभी भी बालक के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास
नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो ये है कि वो उन दिनों अध्यापक, देखिए अध्यापकों की संख्या भी कम थी, इसलिए जहाँ संख्या कम होती है वहाँ यदि सम्मान अधिक हो तो भी ये एक अलग तरह की बात है। आज अध्यापकों की संख्या भी अधिक है, आज अध्यापक विषय के अलग अलग अध्यापक हैं, और उन दिनों एक यहाँ ये मानिए आप कि कक्षा 10 तक तो कोई किसी को कुछ भी पढ़ा देता था। तो सर्वगुण संपन्न था, उसको बहुत अलग विषयों के ऊपर भी अपने आप को तैयार होना पड़ता था, और इसका बहुत सारे बच्चों को फायदा भी मिला है। बिल्कुल। और बहुत सी जगह उनको नुकसान भी हुआ है। क्वालिटी उस टाइम में भी ऐसा नहीं कह सकते हम कम थी, लेकिन अब जो जिस प्रकार से भय कम किया है, भय यानी ये जो नए कानून आए हैं उनके द्वारा भय को हटा दिया है, यानी दंड देना अपराध कर दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बात आई है, आपने बताया कि शिक्षक कम थे और अब शिक्षक ज़्यादा हो गए, तो जैसे बहुत बार ये महसूस किया जाता है कि वो कम शिक्षक अधिक बच्चों पे अपना जो प्रभाव है वो बेहतर रख पाते थे, और अब अधिक शिक्षक हैं, बच्चे जैसे उनके कंपेयर में जैसे औसत कर दिया 40:1 का, 30:1 का, ऐसे जो आजकल औसत रेशियो आ गए, पहले कोई औसत नहीं था। एक शिक्षक के अंडर में 200 से 300 बच्चे भी करते थे, और वो जो टेक्निक थी वो इस प्रकार से थी कि सारे बच्चों को सेटिस्फाई कर देती थी। 2-2, 3-3 टीचर जो होते थे 300-400 बच्चों को भी, और लेकिन आज के टीचर नहीं कर पाते हैं। तो ये उस टीचर के अंदर कुछ विशेष खूबियाँ तो थी जो आज के टीचर में नहीं हो पा रही, इस पे आपका विचार? देखिए, ऐसा है पवन कुमार कि वो जो 200-300 बालकों के ऊपर, मैंने पहले ही कह दिया है कि सब्जेक्टों का इतना क्लासिफिकेशन नहीं था और सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं थे, तो वो टीचर अपने आप को सब सब्जेक्टों में एक नॉर्मल स्थिति में तो अध्यापन करवाने की अपने मानस को वो तैयार करता था, और क्योंकि वो उसकी समसामयिक आवश्यकता थी। आज देखा जाए तो आज के टीचर भी ऐसा नहीं है कि याद करने के काबिल नहीं है। आज के अध्यापक भी, कुछ अध्यापक ऐसे हैं कि जो अपने पेशे से पूरी ईमानदारी बरतते हैं, और मेरा तो कहना दिनेश ये है कि एक अध्यापक यदि अपने पेशे से ईमानदारी बरते तो कोई मजाल नहीं कि उस राष्ट्र को कोई उन्नति करने से रोक दे। बिल्कुल सही बात है आपकी। यानी कि तो ये हमें आत्म मंथन करना पड़ेगा कि एक अध्यापक विद्यालयों में जाएं और वो एक स्वतः ही ऐच्छिक अनुशासन पैदा करें वहाँ। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा मेरे अनुभव से कि एक अध्यापक यदि विद्यालय में जो ही प्रविष्ट करता है तो उसकी घरेलू जो मानसिकता है उसको परित्याग कर देना चाहिए, और वहाँ सिर्फ शिक्षण की ही बातें हों। और ये प्रवृत्ति संस्था प्रधान से लेकर सहायक कर्मचारी तक, और फिर धीरे धीरे कक्षा पहली से लेकर यदि सीनियर स्कूल है तो सीनियर स्कूल तक, और कॉलेज है तो उस बड़ी क्लास तक ये प्रवृत्ति बालकों में भी पैदा की जाए, और प्रार्थना स्थल पर ये उन्हें निर्देशित किया जाए और ये नसीहत दी जाए कि हम यदि यहाँ विद्यालय में बात करेंगे तो कुछ अनिवार्य और बहुत लाजमी बातों को छोड़कर हम शिक्षण की ही बात करेंगे, अन्य उलूल जुलूल और बिना सिर पैर की बातें नहीं करेंगे, जिससे एक सुंदर शिक्षण का वातावरण निर्मित हो। और ये अध्यापकों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में अनुभूत किया है कि जिस विद्यालय स्टाफ में ये घरेलू मानसिकता की बातें या फिर क्षेत्र की बातें या फिर घर की बातें होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ शिक्षण का जो वातावरण है वह बाधित होता है। और विद्यालय में तो दो ही बातें हैं, प्रेरणा और वातावरण। एक तो सर बीच में बात मेरे दिमाग में आई है कि
एक बीच में संक्रमण काल आया, उससे पहले का विद्यालय का जो वातावरण था बहुत सुंदर था, बहुत सारे बच्चे आते थे। अब भी वही स्थिति आ गई है कि बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं सरकारी विद्यालयों में। बीच में एक संक्रमण काल आया था कि बच्चों को समाज में हे दृष्टि से देखा जाने लगा था, उसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है आपने, और ये शिक्षण से भी हटकर आपने युग संदर्भ की बात उठाई है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ पवन कुमार, उस वक्त एक ललक थी कि हम बिना शिक्षा के पिछड़े हैं विश्व में। विश्व में यदि हम गुलाम हुए हैं तो बिना शिक्षा के हुए हैं। हमारे पास वो शिक्षण नहीं था जो अन्य यूरोपीय देशों के पास था, और उसकी तुलना में हम हीन और कमतर माने गए। और जो ही देश आज़ाद हुआ तो सरकारी स्कूलों एक लार्ज स्केल पर खोली गई, और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों के प्रति, विद्यालयों के प्रति मोह बढ़ा, और खूब प्रवेश हुए। और यहाँ तक कि जो दीनहीन और जो जातियाँ, गरीब और दलित जातियाँ थी, उन बालकों में भी और उन गार्जियंस में भी एक जोश था। धीरे धीरे देखिए, ज़माना मैंने पहले ही कह दिया है कि ज़माना किसी को पूछकर आगे नहीं बढ़ता है, उसकी अपनी रवानगी होती है। ज़माने के हिसाब से जब 40 और 50 साल हो गए तो एक प्रतियोगिता पैदा हुई, और कुछ युवक जो न तो नौकरी पकड़ पा रहे थे, उनके पास आर्थिक संसाधन तो खूब थे, उन्होंने इस अर्थ को शिक्षा जगत में लगाकर, और इसे एक तरह से देखा जाए तो एक तिजारत सी बना दी, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन उसे तिजारत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ बड़े बड़े संस्थान जो हैं, जो प्राइवेट संस्थान हैं शिक्षण के, उनसे निकले हुए बालक वैज्ञानिक तक भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सभी संस्थान अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट संस्थान अच्छे नहीं थे, ये निस्संदेह अच्छे हैं। हाँ, ये आपका प्रश्न है। ये प्राइवेट विद्यालय के कारण ही एक संक्रमण काल आया था। अच्छा। प्राइवेट संस्थाएं जो जगह जगह खुल गई थी, और जगह जगह खुलने के कारण वहाँ जो एक बालकों में और अभिभावकों में एक बात अंदर में घर कर गई थी कि भाई ये बालक जो प्राइवेट में पढ़ता है, बेल्ट वेल्ट लगा के और डैडी मम्मी पापा बोलता है, और सरकारी स्कूल में जाने वाला बालक इस तरह से अंग्रेजी भी नहीं बोलता है, और इतना वह यूनिफॉर्म में भी फॉरफिट नहीं है। तो ये सब बातें एक आकर्षण का कारण बनी, जबकि गली गली में निजी विद्यालय खुल गए थे। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये गलती शायद शिक्षक समुदाय से हुई होगी कि वो निजी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था और सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था की वास्तविकता को समाज तक नहीं रख पाया। बिल्कुल। इस वजह से लोगों को निजी शिक्षण संस्थाओं ने आकर्षित किया, जबकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार शायद उतना बेहतर नहीं हुआ। ये शायद हो सकता है कि एक सिस्टम के जो प्रशासनिक ढांचा था उसके अंदर कुछ खामियां लगती हैं, जिस वजह से सरकारी विद्यालयों का प्रचार प्रसार है वो बेहतर नहीं हो पाया। और आप तो एक प्रशासक के पद पे, प्रिंसिपल के पद पे रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बारीकी से समझे भी होंगे, देखा भी होगा। बिल्कुल आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ही मैं उसमें प्लस कर दूं, और ये बिल्कुल आपकी बात तथ्यात्मक है कि जो अध्यापकों में अवश्य ही, मैंने पहले कह दिया, अपना जो कर्म था, अध्यापन का जो पुनीत कर्म था, उससे अवश्य हटे हैं, तभी ये मोह भंग हुआ है। और फिर जमाने का भी अपना फैज था, जमाने की भी अपनी आवश्यकता थी, और सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में भी कमी बेसी आई, अवश्य ही अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति शिथिलता आई उनमें। और सरकार भी, ये एजेंसी होती है, बालक है, अभिभावक है, विद्यालय है, सरकार है, ये 4-5 एजेंसियां मिलकर और शिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें सरकार ने भी अपना थोड़ा पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई जब
क्योंकि शिक्षण कार्य एक ऐच्छिक सेवा है जिसमें प्रतिफल तो सरकार के लिए कुछ नहीं है, उसे देना ही देना पड़ता है। इसलिए सरकार की भी कहीं न कहीं मनोवृत्ति थोड़ी सी इसमें दुर्बल रही है कि चलो सरकारी गैर सरकारी विद्यालय खुल जाते हैं तो इसमें अपने को कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। अंत में एक सवाल और करना चाहूँगा मैं। आज के समय में राजनीति से कोई भी व्यक्ति मतलब अछूता नहीं है, सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो समाज का हिस्सा है शिक्षक। तो शिक्षक के ऊपर एक राजनीति का जो ठप्पा लगाया जाता है कि शिक्षक जो समुदाय है, विशेषतः जो राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षक समुदाय है, उनको राजनीतिक प्राणी मान के चल लेता है समाज। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना हो सकता है? बिल्कुल ये क्या जो ठप्पा लग गया ये फायदेमंद है या शिक्षा में सुधार करेगा या शिक्षक की छवि को और गर्त में ले जाएगा या और बेहतर करेगा? इसके पीछे कौन दोषी है, शिक्षक समुदाय या राजनेता, या आप समुदाय को इसके लिए दोषी मानते हैं? तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए व्याख्याता महोदय, आपने जो अपने विवरणात्मक प्रश्न में कुछ पूरक प्रश्न भी साथ में रखे हैं। एक तो मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, लेकिन मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि हमें विद्यालय में एक राजनीतिक प्रश्न मान लिया गया है समाज के द्वारा। कुछ ही लोग मान सकते हैं, कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ पार्टियों के लोग मान सकते हैं, लेकिन पूरा समाज हमें एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं देखता है, एक अध्यापक के तौर पर ही हमें स्वीकार करता है अधिक रूप से। और रही बात यह है कि आपका जो पूर्व प्रश्न एक ये है कि इसमें क्या अध्यापक इस बात से निकल पाएगा इस दायरे से, तो मैं ये कहता हूँ कि ये दायरा बन ही नहीं पाया है। ये तो कुछ लोग जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरपंच है, कुछ पंच हैं या डेलीगेट्स हैं या पार्षद हैं, वो कह सकते हैं। हमें आम व्यक्ति तो इन्ने गिने चुने ही ये कह सकते हैं कि आप राजनीति से जुड़े हो या फिर आप फलाने नेता के आदमी हो, इसलिए आप यहाँ बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो। वो संख्या बहुत कम है। नहीं, इसके पीछे ये कारण, ये जो ठप्पा ये समाज ने थोप दिया और शिक्षक इस ठप्पे के दायरे में आ गया कि समाज ने जो हमको ये संज्ञा उपाधि दे दी, तो ये धीरे धीरे क्या है कि हावी होती गई। रियल में शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहता आया है और रहेगा और राजनीति से और शिक्षक का 36 का आंकड़ा होना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, क्योंकि राजनीति जब करनी है तो आप रिजॉइन कीजिए और राजनीति कीजिए। नहीं, इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है ना कि शिक्षक की ये मनोवृत्ति होती है कि वो हर सब्जेक्ट पे अपने विचार रखता है। सही है। इस वजह से जैसे कि वो सरकार द्वारा संचालित किसी योजना की कमियां बता रहा हो या उसका गुणगान कर रहा हो, तब लोगों को लगता हो कि ये बहुत सारे ये क्या है। मैंने दिनेश कुमार, ये पहले ही मैंने बता दिया है कि एक ऐसा अनुशासन और एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि वहाँ न तो राजनीति की बातें हों और न घरेलू समस्याओं की बातें हों। कुछ आवश्यक बातों को छोड़कर, ये मैं पहले ही समाधान कर दिया इसका कि हम बातें कर, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है कि लोग वहाँ यदि स्टाफ में जाकर और अध्यापक गुरुजन यदि राजनीति की बातें करेंगे, यदि व्यापार की बातें करेंगे, यदि लेन देन की बातें करेंगे, यदि घरेलू बातें करेंगे, यदि पशु की बातें करेंगे, यदि मेले खेलों की बातें करेंगे, तो उससे वातावरण बाधित होगा। ये मैं पहले कह चुका हूँ। और राजनीति जब इलेक्शन आदि आते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत चर्चाएं गर्म होती हैं, तो वो थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाएं और अपने कर्तव्य को भूल जाएं और अनावश्यक लफाजी करना शुरू। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये स्कूल में बातें नहीं होती। जैसे सामाजिक प्राणी तो है ही शिक्षक है। हाँ, समाज में बैठेगा, जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे बैठा है, बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा है, तब वहाँ पे थोड़ी बहुत देखिए वो होनी भी चाहिए। मैं आपको बतलाऊं कि एक अध्यापक बहुत जागरूक व्यक्ति होता है समाज का, और समाज में उससे
सभी फैक्टर प्रभावित होते हैं। और ऐसी क्या, आप एक अध्यापक राजनीति को और राजनीतिक आकलन को और कहाँ चुनाव में कौन प्रत्याशी जीत सकता है, इसका निर्णय और इसका कयास एक अध्यापक अधिक लगाएगा या एक जो अनपढ़ व्यक्ति है वो अधिक लगाएगा, मुझे ये बताओ। तो इसलिए अध्यापक सभी क्षेत्रों में आगे निकला हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति कर रहा है, नहीं, वो उसको जानकारी है, उसको अर्थशास्त्र की भी जानकारी है और उसको राजनीति की भी जानकारी है और उसे विज्ञान की भी जानकारी है, उसे टेक्नोलॉजी की भी जानकारी है। जैसे आज आप दोनों अध्यापक मेरे पास बैठे हो, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप वर्तमान में जो एक टेक्नोलॉजी शिक्षण में काम आ रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हो, शिक्षण में भी कर रहे हो, अन्य बातों में भी कर रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षक बहुत जागरूक पर्सन होता है और वह समाज की सभी बातों को जानता है और यदि वो उस पर बात करे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो राजनेता हो गया या राजनीति कर रहा है। बहुत अच्छा। और दिनेश जी अगर चाहें तो कोई सवाल ये है? चर्चा बहुत ही सार्थक रही। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी संस्मरण हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो आपके विद्यालय जीवन में। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा अनुभव जो मैं उसको वो आज भी ज्वलंत है। किसी भी बालक को किसी भी अध्यापक के द्वारा किसी भी रूप में जलील नहीं किया जाए, निरादरित नहीं किया जाए। और हमारे देश में उसे निरादरित करने के बहुत से आयाम खुले हुए हैं। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हमारे देश में जो ऊंची नीची जातियाँ बनाई हुई हैं, यदि किसी बालक को जाति के नाम से संबोधित कर दोगे तो क्या पता गुरुजन तो उस बात को भूल जाए, लेकिन वह बालक ताउम्र उस बात को नहीं भूल पाएगा कि ये गुरुजी ने मेरे को जाति के नाम से प्रताड़ित किया था, या मुझे धर्म के नाम से प्रताड़ित किया था, या मुझे रंग रूप के कारण प्रताड़ित किया था, या मेरी नाक नक्श अच्छा नहीं है इसलिए प्रताड़ित किया था। उस बालक की वो ग्रंथि बन जाएगी और वह हीन भावना उसके व्यक्तित्व को एक तरह से कुंद तो नहीं करेगी लेकिन कचोटती रहेगी और सुई की तरह चुभती रहेगी। इसलिए मेरा सबसे बड़ा अनुभव यह है कि किसी भी विद्यार्थी को आप हीन भावना के गार्त और गड्ढे में न डालें। उसे हो सके तो उसे प्रोत्साहित करें, हो सके तो उसको उत्फुल्लित करें और उसमें जो संभावनाएं हैं उनकी तलाश करें और जो फूल खिलने चाहिए उस बालक के जीवन में वो फूल खिलें, ऐसा सायास प्रयास करें जिससे वह बालक कभी हीन भावना में नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा अनुभव यह है कि मैंने मेरे स्टाफ के साथियों को भी हमेशा यही बात कही है और जब मैं प्रधानाचार्य के पद पर था तो भी मैं मेरे गुरुजनों को यही बात कह के और उन्हें नसीहत देता था कि कोई भी बालक आपके द्वारा इस रूप में प्रताड़ित नहीं हो कि वह हीन भावना महसूस कर जाए, वह कमतरी का भाव महसूस कर जाए। ऐसा ये मेरा अनुभव है और ये मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ अब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आपने समय दिया सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो भी शिक्षा से जुड़े हुए सवाल थे उनके ऊपर अपने सटीक जवाब दिए और पुनः सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका कोई भी इससे रिलेटेड सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और फिर हम किसी नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो सभी को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओके।